कोल्ड वॉर के दौर में लड़ा गया कोरियन वॉर वर्ल्ड हिस्ट्री की अहम घटनाओं में से है। इस जंग की शुरुआत नॉर्थ कोरियन पीपुल्स आर्मी ने की थी। इस युद्ध में सिविलियंस समेत करीब 50 लाख लोग मारे गए थे। कोल्ड वॉर के दौर में यह पहला मिलिट्री एक्शन था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लड़े गए ये सबसे भयानक युद्धों में से एक है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर कैसे शुरू हुई ये जंग। इस जंग में क्या थी भारत की भूमिका। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। कोरिया कहाँ है? दोस्तों, कोरियन वॉर के पहले हम आपको कोरिया के जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में बताते हैं। ये कोरियन प्रायद्वीप एशिया के पूर्वी हिस्से में बसा है। इस प्रायद्वीप के पूरब में है सी ऑफ जापान, पश्चिम में है येलो सी, नीचे यानी दक्षिण दिशा में है ईस्ट चाइना सी। कोरियन प्रायद्वीप की सीमाएं चीन और रूस के साथ सटती हैं। यूं तो जापान भी इसका इमीडिएट पड़ोसी है, मगर उसके साथ इसकी सरहदें समंदर को छूती हैं। कोरिया युद्ध शीत युद्ध के दौरान हुए कई सैन्य संघर्षों में से एक था, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने का प्रयास किया था। यह संघर्ष 25 जून 1950 को शुरू हुआ, जब उत्तर कोरिया, एक साम्यवादी राष्ट्र ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समापन से पहले उत्तर और दक्षिण कोरिया एक ही देश था, जिसे कोरिया के नाम से जाना जाता था। युद्ध के बाद कोरिया दो देश बन गया। दक्षिण कोरिया पर आक्रमण करके उत्तर कोरिया ने साम्यवाद के तहत दोनों देशों को एक देश के रूप में फिर से जोड़ने की उम्मीद की। उत्तर कोरिया के दक्षिण कोरिया पर आक्रमण के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका को साम्यवाद के प्रसार की आशंका थी। उत्तर कोरिया को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण कोरियाई सरकार की सेना का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से अनुमति मांगी। संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राज्य अमेरिका को उत्तर कोरिया के सैन्य कब्जे से दक्षिण कोरिया को मुक्त करने के लिए 2 कोरिया को सेना भेजने की अनुमति दी। हालांकि दक्षिण कोरिया भेजे गए सैनिकों में से कई संयुक्त राज्य की सेना के सदस्य थे। वे संयुक्त राष्ट्र के सीधे नियंत्रण में थे। इस वजह से और क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने कभी औपचारिक रूप से उत्तर कोरिया पर युद्ध की घोषणा नहीं की। बहुत से लोग तर्क देते हैं कि कोरिया युद्ध को युद्ध के रूप में संदर्भित करने के बजाय कोरियाई संघर्ष कहा जाना चाहिए। तकनीकी रूप से ये लोग अमेरिकी नजरिए से सही हैं। फिर भी उत्तर और दक्षिण कोरिया स्पष्ट रूप से युद्ध में लगे हुए थे। अमेरिकी सैनिक, साथ ही अन्य देशों के लोग दक्षिण कोरिया को साम्यवाद से बचाने की उम्मीद कर रहे थे और इस तरह कोरिया युद्ध में भाग ले रहे थे। इंचोन आक्रमण के साथ दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र की सेना के आगमन के साथ युद्ध का ज्वार तेजी से उत्तर कोरियाई लोगों के खिलाफ हो गया। संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं और दक्षिण कोरियाई लोगों ने उत्तर कोरिया को उत्तर कोरिया में वापस खदेड़ दिया। दक्षिण कोरिया और संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं दक्षिण कोरिया से उत्तर कोरियाई लोगों की वापसी के साथ ही नहीं रुकी। उत्तर कोरिया को कम्युनिस्ट नियंत्रण से मुक्त करने की उम्मीद में इन बलों ने उत्तर कोरियाई सेना पर हमला करना जारी रखा। अक्टूबर 1950 तक संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों ने उत्तर कोरियाई सेना को चीन की सीमा पर खदेड़ दिया था, इस डर से कि संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों ने चीन पर आक्रमण करने का इरादा किया। एक और साम्यवादी राष्ट्र चीनी सैन्य बलों ने चीनी उत्तर कोरियाई सीमा पार कर ली और संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों के खिलाफ हमला शुरू कर दिया। 1951 की शुरुआत तक चीनियों ने संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों को 38वें समानांतर मोटे तौर पर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की मूल सीमा तक खदेड़ दिया था। अगले 2 वर्षों के लिए 38वें समानांतर के आसपास एक आभासी गतिरोध मौजूद था, जबकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ कई हमले किए। कोई भी पक्ष अपने प्रतिद्वंद्वी को हटाने में सफल नहीं हुआ। 27 जुलाई 1953 को
दोनों पक्ष युद्ध विराम के लिए सहमत हुए। अनिवार्य रूप से कोरियाई युद्ध को समाप्त कर दिया। दक्षिण कोरिया साम्यवाद से मुक्त रहा और इन दोनों देशों की मूल सीमाएं संघर्ष से पहले अनिवार्य रूप से बिना किसी बदलाव के थे। दोनों पक्ष युद्ध विराम के लिए सहमत हुए। अनिवार्य रूप से कोरियाई युद्ध को समाप्त कर दिया। दक्षिण कोरिया साम्यवाद से मुक्त रहा और इन दोनों देशों की मूल सीमाएं संघर्ष से पहले अनिवार्य रूप से अपरिवर्तित रहीं। क्या थी भारत की भूमिका इस युद्ध में? भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री शांति के पक्षधर थे। उनका मानना था कि कोरियाई जंग में भारत का सैन्य हस्तक्षेप करना गलत होगा। इससे महात्मा गांधी जैसे अहिंसावादी के देश पर आक्रमणकारी होने का आरोप लगेगा। बहरहाल 31 जुलाई 1950 को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर विचार के लिए भारतीय संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। इसमें राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कोरिया में संयुक्त राष्ट्र के दखल को मंजूरी दे दी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नेहरू की इस पल का मकसद सिर्फ संयुक्त राष्ट्र की नैतिक शक्ति को मजबूत करना है, जिससे वो निरंतर अराजक ताकतों से लड़ता रहे। इसलिए अपने लड़ाकू सैनिकों के बजाय मेडिकल टीम भेजेगा जो युद्ध में घायल सैनिकों और नागरिकों का उपचार करेंगे। अधिकांश इतिहासकारों का दावा है कि कोरिया युद्ध एक ड्रॉ था, जिसका कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। संक्षेप में ये सच है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से दक्षिण कोरिया को साम्यवाद से मुक्त करने में सफल रहा, वहीं ये जीत महंगी पड़ी। इस संघर्ष में लगभग 10 लाख दक्षिण कोरियाई लोगों ने अपनी जान गंवाई। उत्तर कोरियाई लोगों की थोड़ी बड़ी संख्या में मृत्यु हुई, जो इस देश की संपूर्ण जनसंख्या के 11% से अधिक थी। लगभग 34,000 अमेरिकी मारे गए और अन्य 1 लाख सैनिकों को गैर घातक घावों का सामना करना पड़ा। कोरिया युद्ध के अंत में 8,000 से अधिक अमेरिकी कार्रवाई में लापता थे। कोरिया युद्ध का असर ओहियो वासियों पर पड़ा। इस संघर्ष में 1,777 ओहियो वासी मारे गए और अन्य 4,837 घायल हुए। अपने प्रियजनों को खोने के अलावा ओहायो वासियों ने साम्यवाद और इसके संभावित प्रसार के बढ़ते डर का भी अनुभव किया। दूसरा रेड स्केयर आंशिक रूप से कोरियाई युद्ध के कारण फूट पड़ा और ओहियोन्स ने अपने पड़ोसियों को साम्यवादी सहानुभूति के लिए बारीकी से देखा। राज्य सरकार की एजेंसियां जैसे ओहियो अन अमेरिकन एक्टिविटी कमेटी कम्युनिस्टों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अस्तित्व में आई। कई ओहियो वासियों पर कम्युनिस्ट सहानुभूति का आरोप लगाया गया था। इनमें से कुछ लोगों को वास्तव में साम्यवाद पसंद था, लेकिन कई अन्य ओहियो वासियों को अन्यायपूर्ण करार दिया गया था। एक बार साम्यवादी वफादारी के आरोप में कई लोगों ने अपनी नौकरी और संपत्ति सहित सब कुछ खो दिया। इस युद्ध के दौरान ओहियो सहित अमेरिकियों के डर को बढ़ाने में मदद की। 3 साल तक चली इस जंग में करीब 50 लाख लोग मारे गए, लेकिन युद्ध किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा। 27 जुलाई 1953 में काफी संघर्ष के बाद दोनों देशों ने कोरियाई युद्ध विराम समझौता साइन किया। हालांकि ये कदम भी शांति स्थापित करने में लगभग नाकाम साबित हुआ। दोनों सरहदों पर तनाव कायम रहे, जो अब भी समय समय पर उभरते रहते हैं। हाल ही में उत्तर कोरिया ने कासोंग स्थित अंतर कोरियाई संपर्क कार्यालय को ध्वस्त कर दिया था, जिसे वर्ष 2018 में स्थापित किया गया था। इस इमारत ने औपचारिक राजनयिक संबंधों की अनुपस्थिति में एक वास्तविक दूतावास के रूप में कार्य किया और दोनों देशों के लिए एक सीधा संचार चैनल प्रदान किया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें। Meet you in another video. Till that, goodbye.